हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की मैं अपनी इस नए क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि सर स्टेट का पार्ट 2 थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा कम समझ में आ रहा है। उसका रीजन होता है क्योंकि स्टेटिस्टिक्स पार्ट 1 जो है ना वो इतना इजी कर दिया है कि जिसकी वजह से हमारी जो एक्सपेक्टेशन है ना वो थोड़ी बढ़ जाती है पार्ट 2 से। और जब वो हमें नहीं मिलता तो हमें लगता है कि थोड़ा हार्ड है। ऐसा नहीं है, बहुत इजी है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, थोड़ा सा चीजों को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि कैसे समझना है, इसके जो वर्ड्स हैं वो कैसे कैच करना है, सवालों को कैसे सॉल्व करना होता है। वो सारी बातें थ्योरी के साथ सवाल, सब कुछ इसमें मैं बताऊंगा जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है। ओके, तो यहाँ से आज की क्लास में स्टार्ट करूंगा स्टैटिस्टिक्स यानी कि संभावना, प्रोबेबिलिटी, क्लास 12th का। क्लियर है इतना? तो कंटिन्यू क्लास में बने रहना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि सभी को इस बारे में जानकारी मिल जाए कि भाई हम लोग स्टार्ट करने वाले आज से क्लास 12th का स्टैटिस्टिक्स, संभावना। ठीक है, तो संभावना की जब मैं बात करता हूँ तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि संभावना क्या होती है। तो संभावना पढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजों के बारे में बताना चाहूंगा कि संभावना एक्चुअली किन चीजों के बारे में अध्ययन करता है। संभावना एक्चुअली अध्ययन करता है घटनाओं के बारे में। और घटनाएं ना जो दो तरह की होती है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुना इस बात को। संभावना है वो बेसिकली दो चीजों के बारे में अध्ययन करता है, जिनको हम बेसिकली कहते हैं घटना। यानी हमारी जिंदगी में ना दो तरह की घटनाएं होती हैं। अब सवाल ये है कि वो दो तरह की घटनाएं कौन सी हैं। तो एक घटनाएं ऐसी होती हैं जो निश्चित होती हैं। कैसी होती हैं? निश्चित होती हैं। ठीक है, कि ये तो होना ही होना है। और एक ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम अनिश्चित कहते हैं। अनिश्चित का मतलब ये है कि कंफर्म नहीं है कि क्या चांसेस हैं, कब होगा, कैसे होगा, हमें उस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। होगा ये बात पता है, कब होगा, कैसे होगा, कितने मात्रा में होगा, या कितनी बार होगा, ये आइडिया नहीं है। अब एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे कि अगर मान लो कि अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है, ठीक है, तो उसकी मृत्यु क्या है? निश्चित है। ये हो गया हमारा निश्चित घटना। इसको हम क्या कहेंगे? निश्चित घटना। राइट। अगर एक गेंद जो है आसमान में फेंकोगे तो वो गेंद जमीन पर ही आएगा, ये कंफर्म है। इसको हम क्या बोलेंगे? निश्चित घटना। अब ऐसा नहीं है कि गेंद को आसमान में फेंकोगे तो आसमान में ही गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। राइट। अब अनिश्चित घटना का मतलब क्या होता है? एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर कभी क्रिकेट खेला होगा, मैच खेले होंगे, ठीक है, नॉर्मली क्रिकेट मैच जब भी हम ये सारी चीजें खेलते हैं तो उसमें हम लोग टॉस करते हैं। राइट। जब हम टॉस करते हैं तो हमारे पास नॉर्मली जो टॉस के तौर पे यूज करते हैं, कॉइन यूज करते हैं। हम जब बचपन में छोटे थे तो वो बीमल का थैली यूज करते थे, वो अलग बात है नॉर्मली। लेकिन जब हम कॉइन यूज करते हैं तो कॉइन में दो साइड होता है, वो बीमल वाली थैली भी लोगे तो उसमें दो होगा। एक साइड हिंदी लिखा होता है, एक साइड इंग्लिश लिखा होता है। राइट। तो उसको अगर हम टॉस करते हैं तो ये बात कंफर्म है कि हेड आ सकता है और लेकिन और टेल भी आ सकता है। पर हमें ये नहीं पता इन दोनों में से कौन सी वाली घटना घटेगी। इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? अनिश्चित घटना। क्लियर इतना? उसी तरह से अगर आपने कभी लूडो खेला होगा तो लूडो खेलते समय एक पासा होता है। उस पासा में, मतलब जो हम लोग कौड़ी पासा बोलते हैं, अगर उस पासे को फेंकोगे तो 1 से 6 तक में कौन सी संख्या आएगी, ये बात हमें नहीं पता है। हाँ, अगर आप मामा शकुनी हो तो बात अलग है, आपको पता होगा कि कौन सी संख्या आएगी, अदरवाइज आपको आइडिया नहीं होगा। राइट। इतना क्लियर है? तो घटनाएं बेसिकली कितने प्रकार की होती? दो, एक निश्चित और एक अनिश्चित। क्लियर है इतना? अब हमें इसी को समझना है कि ये जो घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं की संभावना क्या है। मतलब कि अगर एक सिक्का मैं उछालता हूं तो उस सिक्के उछालने पे हेड आने की संभावना क्या है। एक पासा फेंकता हूं तो पासा में 6 ही आए, उसकी संभावना क्या है। राइट। इन सारी चीजों को हम जब पढ़ते हैं तो उसको हम कौन से चीज के अंडर में पढ़ते हैं? उनको हम पढ़ते हैं संभावनाएं के अंडर में। ठीक है। तो अब उसी चीज को हमें पढ़ना है, ये सारी चीजों को। तो स्टार्ट करते हैं। वो अभी जो मैंने बताया वो तुम्हें समझाने के लिए, एक माहौल क्रिएट करने के लिए एक्चुअली संभावना में होगा क्या। तो अब यहाँ पे कुछ थ्योरी है, जो थ्योरी मैं तुम्हें बताऊंगा उस थ्योरी को टिक कर लेना, क्योंकि सारी थ्योरी जो है बोर्ड एग्जाम में आती है 1 मार्क्स की। 1 मार्क्स में आ जाता है, एमसीक्यू में आ जाता है, तो वो मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे टिक करवा दूंगा। तो अच्छे से बुक में अपने टिक कर लेना, इसीलिए मैं बुक में से डायरेक्टली पढ़ा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ चीजें बताने वाला हूं, उसको थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, ध्यान से सुनना कि यहाँ पे जैसे लिखा है कि घटनाएं बने या न बने, उसकी थोड़ी बहुत संभावना का ख्याल
हम अपनी सूझबूझ से कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, घटना बने या ना बने उसकी थोड़ी बहुत अंदाजा हम लगा सकते हैं, और ऐसी घटनाएं बनेंगी या नहीं बनेंगी का आधार अज्ञात तत्वों पर रहा है, जिसे हम चांस कहते हैं। एक बात याद रखना, ज्यादातर जैसे ये हेड टेल वाला है, वो ज्यादातर अज्ञात तत्वों पर, तो हमें नहीं पता होता क्या आएगा, और ऐसे चांस पर आधारित घटनाओं को हम क्या कहते हैं, यादृशिक घटना यानी रैंडम इवेंट्स कहते हैं। ये बात याद रखना है कि अगर कोई कहता है कि रैंडम इवेंट्स मतलब यादृच्छिक घटनाएं क्या होती हैं, तो चांस पर आधारित घटनाओं को यादृच्छिक घटनाएं कहते हैं। अब चांस क्या होता है, चांस का मतलब होता है कि घटना बनेगी या नहीं बनेगी, यह अज्ञात तत्वों पर आधारित होता है, जिसे चांस कहते हैं, और चांस पर आधारित घटनाओं को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक घटनाएं कहते हैं। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया? और ऐसी अनियमित घटना घटने के अनुमान को संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि हम इनको कैसे प्रदर्शित करना चाहते हैं, संख्यात्मक रूप से। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि संभावना कितनी है, 1/2, 2/5, ऐसे संख्यात्मक स्वरूप में अगर हमें प्रदर्शित करना हो तो हम किसका उपयोग करते हैं, प्रोबेबिलिटी का, यानी कि संभावना का। क्लियर है? और इसी बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे देखोगे यादृच्छिक प्रयोग और उसके निर्देशावकाश के बारे में दिया गया है। तो चलते हैं सीधा डेफिनेशन पे ही हम आ जाते हैं। यहाँ पे है यादृच्छिक प्रयोग। सवाल यह है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी कि यादृच्छिक प्रयोग हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें समझना है यादृच्छिक प्रयोग किसे कहते हैं, तो यहाँ से परिभाषा इसका मैं आपको यहाँ पे टिक कर देता हूँ। यहां से लेके यहां तक इसकी परिभाषा है, थोड़ा ध्यान से सुनना इस परिभाषा को। जिस प्रयोग का निरपेक्ष रूप से समान परिस्थितियों में पुनरावर्तन किया जा सकता हो। मतलब क्या है कि निरपेक्ष रूप से यानी कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और हम समान परिस्थितियों में जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं पुनरावर्तन। राइट? जैसे कि एक मैंने बोला ना, एक कॉइन है, टॉस कर रहे हो, तुम चाहे जितनी बार भी टॉस करोगे, ठीक है, परिस्थिति एक जैसी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि तुम सिक्का छत पे जाके छत से फेंक रहे हो, ठीक है, फिर पानी में उछाल रहे हो, ऐसा नहीं। परिस्थिति समान होनी चाहिए, उसमें तुम चाहे जितनी बार पुनरावर्तन करो, ठीक है। तो उस प्रयोग के समग्र संभवित परिणाम पहले से ही ज्ञात हो। ध्यान से सुनना, तो उस प्रयोग के समग्र संभवित परिणाम पहले से ही ज्ञात हो। अब क्वेश्चन ये, इसका मतलब क्या है? अब जैसे वो सिक्का वाला ही मैं एग्जांपल देता हूं, जब तुम सिक्का उछालने जाते हो तो ये बात तुम्हें पता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और इसके दो संभवित परिणाम है, हेड और टेल। उसी तरह से जब तुम पासा उछालते हो तो तुम्हें ये बात पता है कि एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, या तो छह आ सकता है। यानी कि इनमें से कोई भी संख्या आ सकती है। राइट? यानी एक से छह में कुछ भी आ सकता है, और यहाँ पे हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है। तो ध्यान से सुनना, जिस प्रयोग का निरपेक्ष रूप से समान परिस्थितियों में पुनरावर्तन किया जा सकता हो। पुनरावर्तन का मतलब हम जितनी बार चाहे उतनी बार वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्लियर है ये बात? उसके बाद आगे लिखा है, उस प्रयोग के, जब तुम पुनरावर्तन कर रहे हो तो उस प्रयोग के समग्र संभवित परिणाम, यानी जितने भी परिणाम है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना, एक से छह, और यहाँ पे हेड और टेल, ये परिणाम हमें पहले से ही पता हो। लेकिन ध्यान से सुनना, परंतु उसमें से, ध्यान से सुनना, परंतु उसमें से या उनमें से कौन सा निश्चित परिणाम मिलेगा, उसका अनुमान निश्चित रूप से प्रयोग के पूर्व न किया जा सकता हो। जैसे कि मैंने कहा, जब तुम सिक्का उछालते हो तो हमें ये नहीं पता होता है कि हेड आएगा या टेल आएगा, हमें बस इतना पता होता है कि इनमें से कुछ तो आएगा। राइट? हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती कि कौन सी संख्या आएगी, हेड आएगा या टेल आएगा, या पासा उछालेंगे एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा, हमें ये बारे में नहीं, जानकारी नहीं होता। बट इनमें से कोई एक आएगा ये कंफर्म होता है, पर कौन सा निश्चित परिणाम होगा इसका अनुमान हम पहले ही नहीं लगा सकते हो। तो ऐसे प्रयोगों को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक प्रयोग या रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर हुआ इतना बात? समझ में आया? देखो, स्लो पढ़ाऊंगा, स्टडी पढ़ाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि जो तुम्हारी एग्जाम आने वाली है उस एग्जाम से पहले ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाए, यानी मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है इसके वो मैं कवर अप करवा दूं, मोस्ट ऑफ टॉपिक्स में करवा दूं। ठीक है, बस कंडीशन अप्लाई है, कंटिन्यू क्लास में बने रहना। ओके, अभी चलते अगले पॉइंट में। अब इसमें तीन बातें याद रखनी है। जो परिभाषा है ना, परिभाषा को याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? परिभाषा को याद करने का सबसे आसान तरीका, उसको टुकड़ों में तोड़ दो। कैसे? पहला है, ध्यान से सुनना, इसमें पहला टुकड़ा क्या है कि निरपेक्ष रूप से समान परिस्थितियों में पुनरावर्तन किया जा सकता हो, पहला टुकड़ा। फिर प्रयोग के समग्र संभवित परिणाम पहले से ही ज्ञात हो,
दूसरा टुकड़ा, तीसरा, परंतु कौन सा निश्चित आएगा इस बारे में कोई जानकारी ना हो, तीसरा टुकड़ा, और उसे लास्ट में हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। समझ में आया, ये हमारा पहला परिभाषा था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला है निर्दर्शावकाश। क्या है अगला? निर्दर्शावकाश, जिसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है कि किसी भी यादृच्छिक प्रयोग के, जो हमने ऊपर पढ़ा, ये क्या यादृच्छिक प्रयोग था, ये जो पासा उछाला, ठीक है, फिर सिक्का उछाला, ये क्या था, हमारा यादृच्छिक प्रयोग था। अब हमने प्रयोग कर लिया, प्रयोग के नीचे देखो क्या लिखा है, किसी भी यादृच्छिक प्रयोग के संभवित समग्र परिणामों के समूह के समुच्चय को, यानी कि ध्यान से सुनना, हमने जो प्रयोग किया, जैसे मैंने क्या उछाला था, एक सिक्का उछाला, तो मैंने कहा था हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। फिर मैंने एक पासा उछाला था, और उस पासा में मैंने बोला एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, और छह आ सकता है। राइट, ध्यान से सुनना, किसी भी यादृच्छिक प्रयोग के संभवित समग्र परिणामों के समूह के समुच्चय को उस यादृच्छिक प्रयोग का निर्दर्शावकाश कहते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि जब हम ये यादृच्छिक प्रयोग करते हैं, तो यादृच्छिक प्रयोग के समय संभवित समग्र परिणाम, यानी ये हमारे संभवित समग्र परिणाम है, तो इनके समुच्चय को, समुच्चय का मतलब ये जब ब्रैकेट में दर्शाते हैं ना, इसे समुच्चय कहते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे ही नॉर्मली दर्शा दिया था मझला ब्रैकेट में, अरे सॉरी, बड़ा वाला ब्रैकेट में, लेकिन यहाँ पे मैंने देखो मझला वाला ब्रैकेट यूज किया है, यानी कि ये ऐसा वाला, तो इसी में दर्शाते, तो उसको हम क्या कहते हैं, समुच्चय। और इस पूरे परिणाम को हम क्या बोलेंगे, निर्दर्शा अवकाश बोलेंगे। क्लियर है? और निर्दर्शा अवकाश को हम दो तरीके से दर्शाते हैं, या तो यू के तौर पे दर्शाते हैं, या तो यस के तौर पे दर्शाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम संभावना पढ़ेंगे तो हम वहां पे नॉर्मली चीजों को यू के तौर पे दर्शाएंगे, तो इस बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। क्लियर हुआ इतना? ये था हमारा निर्दर्शा अवकाश। क्लियर है, यानी सैंपल पॉइंट्स। थोड़ा और आगे चलते कुछ और थ्योरी देखते हैं। अगला है शांत निर्देशावकाश, और है अनंत निर्देशावकाश। ठीक है, क्या है? शांत है और अनंत है। अब सवाल है कि शांत का मतलब क्या होता है? शांत का मतलब ये होता है कि जिनकी संख्या आसानी से गिनी जा सके, और अनंत का मतलब क्या, जिनकी संख्या आसानी से गिनी ना जा सके। यही आपको परिभाषा याद रखनी है, इससे आपको याद करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं। क्या लिखा है? यादृच्छिक प्रयोग के निर्देशावकाश में कुल संभवित परिणामों की संख्या परिमित हो, तो ऐसे निर्देशावकाश को हम शांत कहते हैं, यानी शांत निर्देशावकाश। जैसे कि ऊपर हमने जो एग्जांपल लिया, पासा उछालना, सिक्का उछालना, ये सारे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, इसमें कौन कौन सा आएगा। पासा, और दूसरा कौन सा बोला मैंने, सिक्का। ठीक है, ये तुम्हें याद रहेगा। चलो, आगे लिखा है अनंत। अनंत का मतलब क्या होता है? जिसकी संभवित परिणाम की संख्या अपरिमित हो, यानी कि निश्चित ना हो, हमें नहीं अंदाजा है कि कितना पॉसिबल होगा। जैसे उत्पादित इलेक्ट्रिक बल्ब की आयु एल घंटों में नाप कर लिखे तो वह वास्तविक संख्या होगी। मतलब देखो, हमें एक आइडिया नहीं होता है नॉर्मली कि एक बल्ब की आयु कितनी होगी। हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि नॉर्मली एक बल्ब जो है वो इतने घंटे चलता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, यदि इलेक्ट्रिक बल्ब की महत्तम आयु 700 घंटे माने, तो निर्देशावकाश 0 से 700 घंटे होगा। लेकिन वो अनंत है, कि 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। कई बार ऐसा देखा गया, बल्ब बनाओ तीसरे दिन फ्यूज हो जाता है। राइट, तो उसकी संख्या जो है वो निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए उसको क्या बोलेंगे, अपरिमित बोलेंगे, या निर्देशा अरे अनंत निर्देशावकाश बोलेंगे। क्लियर है इतना? तो ये दो परिभाषाएं और है, आपको याद रखना है, शांत है और एक अनंत है। क्लियर है इतना? सॉरी। अब थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं, तो इन एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं क्या होगा कैसा होगा, क्योंकि ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। क्या लिखा है? दो समतुलित सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो उस यादृच्छिक प्रयोग का निर्देशावकाश लिखिए। सवाल में बोला है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला, ध्यान से सुना इस बात को, क्या करना है, दो सिक्कों को एक साथ उछालना है और उनका निर्देशावकाश लिखना है। और अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, निर्देशावकाश का मतलब होता है कुल कितना परिणाम मिलेगा, उस बारे में लिखना है। अब हमें बताना है कि कितने परिणाम मिलेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिक्के वाले सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे मैं तुम्हें सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। आंसर भले लिखा हुआ है, लेकिन मेरे सॉल्यूशन पे ध्यान देना कि कैसे सॉल्व करते हैं, ताकि आपको चीजें पता रहें। तो ये है सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 1 का। ठीक है, यहाँ देखो एग्जाम्पल नंबर 1 कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में ये समझना जरूरी कि उसने पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है कि दो सिक्के उछालने पे कुल कितने परिणाम मिलेंगे।
तो एक बात याद रखना, जो सिक्का होता है, ध्यान से सुनना, जो सिक्का होता है, सिक्का नहीं, सिक्का, सिक्का, राइट, जो सिक्का होता है उसमें नॉर्मली कितने रिजल्ट बन सकते हैं? एक बनेगा हेड और एक बनेगा टेल, यानी कि टोटल दो रिजल्ट बन सकते हैं। हाँ, सिवाय अमिताभ बच्चन वाला सिक्का यानी 16 का सिक्का हो तो बात अलग है। अदरवाइज हमारी टोटल कितने रिजल्ट बनेंगे? दो रिजल्ट बनेंगे, एक हेड और एक टेल। क्लियर हुआ इतना? तो अब ध्यान से सुनना, दो रिजल्ट बन सकते हैं और इन दो रिजल्ट के पीछे टोटल कितने दो सिक्के पड़े हैं? दो सिक्के। याद रखना, इसमें हमेशा रिजल्ट रहेगा ब्रैकेट में, और यहाँ पे कितनी बार सिक्का उछाला, या कि सॉरी कितना सिक्का उछाला, कितनी बार या कितना सिक्का, दोनों में से जो भी हो। ठीक है, तो चलो वही लिख देता हूं, कितना ये कितना ये यार, कितना सिक्का या कितनी बार, दोनों का परिणाम जो है वो सेम आने वाला है। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया ताकि आपको पता रहे, आप कोई भी सवाल सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन जो है वो सेम होने वाला है। ओके, तो कितनी सिक्का या कितने, सॉरी कितनी बार या कितना सिक्का उछालोगे वो इसी तरह से लिखना होगा। अब दो पावर दो, टोटल कितना बनता है? यहाँ पे चार, याद रखना है, टोटल कितना बनेगा? चार। ध्यान से सुनना इस बात को, टोटल जो रिजल्ट बनेगा वो चार रिजल्ट बनेगा। अब इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखने का एक तरीका है। सबसे पहले जो भी यहाँ पे परिणाम होगा उस परिणाम को हम क्या करेंगे? दो से भाग करेंगे। ध्यान से सुनना, उस परिणाम को हम क्या करेंगे? दो से भाग करेंगे। तो जब हम उस परिणाम को दो से भाग करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा? दो आएगा। देखो, चार भागे दो करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा? दो आएगा। तो यहाँ पे जो मैंने दो लिखा है ना, वो दो बचा कितना? वो वाला दो लिखा है, राइट। तो जो बचेगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे एक बार हेड, एक बार टेल, राइट, एक बार हेड, एक बार टेल, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती कर दिया, माफ करना, जल्दबाजी में इधर उधर निकल जाता हूं मैं। यानी दो बार हेड और दो बार टेल। क्लियर है इतना? ध्यान से सुनना, वापस बोलता हूं मैं कि जितने भी हमारे परिणाम बनेंगे उन टोटल परिणाम को लिखो और उसके बाद उसको क्या करो? दो से डिवाइड कर दो। दो से डिवाइड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा, जैसे यहाँ पे आया दो, तो दो बार हेड लिखो, दो बार टेल लिखो। क्लियर है इतना? फिर इसको क्या करो? दो से डिवाइड करो तो कितना आएगा? एक आएगा। फिर एक बार हेड लिखो, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। इस तरह से टोटल हमारे कितने परिणाम बन गए? चार परिणाम बन गए। क्लियर है? और इनका सॉल्यूशन लिखना भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब इसी तरह से मान लो सवाल में अगर यही लिखा होता कि हमारे पास कोई सिक्का है, तीन सिक्का है या तीन बार उछाला है, तो क्या करते? परिणाम कितना बनेगा? दो बनेगा। कितनी बार उछालना है उसको? तीन बार। तो टोटल कितना रिजल्ट बनता? आठ बार बनता, राइट। यानी टोटल जो आंसर बनेगा वो कितनी बार बनेगा? आठ। जैसे यहाँ पे देखो चार था तो एक दो तीन चार बार बना कि नहीं, इसी तरह से आठ बार बनेगा। लेकिन लिखेंगे कैसे? तो मैंने कहा दो से भाग करो, यानी आएगा चार। तो चार बार हेड यानी एक दो तीन और चार, और चार बार टेल यानी एक दो तीन और चार। फिर से इसको दो से भाग करोगे तो यहां जाएगा दो, यानी दो बार हेड, राइट, दो बार टेल, फिर दो बार हेड और दो बार टेल। क्लियर है? फिर दो से भाग करोगे तो आएगा एक, यानी एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, फिर एक बार हेड और एक बार टेल। तो इस तरह से कितने भी सिक्के हो, कितनी भी बार उछालोगे तो इस तरह से परिणाम बनेंगे और इस तरह से तुम सॉल्यूशन लिख सकते हो। दो भागे चार हो, दो भागे पांच, सॉरी दो भागे बोला, दो पावर चार हो, दो पावर पांच हो, दो पावर छह हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही मेथड याद रखना, एग्जाम में जब भी सवाल आएगा इसी मेथड से सॉल्व करना, कभी कोई गलत नहीं होगा। क्लियर है इतना? तो ये था पहला सवाल। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। दूसरे सवाल में लिखा है कि प्रत्येक पासा की भुजाओं में एक से छह अंक लिखे हो, ऐसे दो समतुलित पासों को उछाला जाए तो इस यादृच्छिक प्रयोग का निर्देशावकाश लिखिए। सवाल में क्या बोला है, उस सवाल को समझो पहले। सवाल में बोला है प्रत्येक पासा की भुजाओं में एक से छह, और कितने पासे हैं? ऐसे दो पासे हैं। और दो पासे कैसे? समतुलित पासे हैं। देखो, संतुलित पासे इसलिए लिखा है ताकि तुम मामा शकुनी ना बन जाओ, क्योंकि मामा शकुनी का सिर्फ पासा कैसा था वही जानते हैं। दो संतुलित का मतलब ये है कि पासे बहुत सही हैं, और जो पासे हैं उनके छह साइड है, और छह जो छह के छह साइड है उनपे सही अंक लिखा है, यानी एक दो तीन चार पांच छह, राइट।
ऐसे जो सिस्टमेटिक है उस तरह से बनाया गया है। अब इन दो पासों को तुम्हें उछालना है और बताना है कि कितना निर्देशावकाश बनेगा और निर्देशावकाश लिख कर दिखाना है। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पे देखो सॉल्यूशन दिया हुआ है, पर ये लिखते कैसे हैं वो तुम्हें पता होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में तुम रट्टा मार के नहीं बैठ सकते हो, और रट्टा मारोगे भी तो कितना याद करोगे, इसके ऊपर से अलग अलग छोटे छोटे कई क्वेश्चंस बनते हैं, तो तुम्हें वो सॉल्यूशन आना जरूरी है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने कहा क्लियर समझना जरूरी है। तो सेकंड जो हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, सेकंड एग्जाम्पल में पासा की बात किया है। ठीक है, किसकी बात किया है? पासा की। और पासा में टोटल कितने रिजल्ट बनते हैं? 6, जैसा मैंने कहा था। कितने रिजल्ट बनते हैं? 6 रिजल्ट बनते हैं। और फिर मैंने कहा था इन रिजल्ट के पावर 2, यानी कितनी बार या कितना सिक्का, राइट? तो वहां पे भी सेम वही तरीके से कि कितना पासा या कितनी बार, तो हमने 2 पासा उछाला है, यानी टोटल कितने रिजल्ट बनेंगे? 36 रिजल्ट बनेंगे। हाँ, बस अंतर इतना है, इसमें भागे दो करके नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें 2 पासे हैं और 6 संख्या है, राइट? तो भागे 6 करके भी नहीं लिखना, तो इसका कैसे लिखोगे वो ध्यान से सुनना। अपने पास 2 पासा है। पहला पासा का संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और दूसरे पासा का संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस तरह से आपके पास 2 पासे हैं। अब इसका परिणाम कैसे लिखते हैं वो ध्यान से सुनना। जब भी परिणाम लिखने जाओगे शुरुआत कैसे करोगे? पहले पासे में से कोई भी संख्या ले लो, शुरुआत हमेशा 1 से ही करना। पहले पासे में से 1 ले लो, उसके बाद सभी के साथ जोड़ी बनाओ इसकी। 1 लेके किसके साथ? सभी के साथ। तो 1 की जोड़ी पहले 1 के साथ, फिर 1 की जोड़ी 2 के साथ, फिर 1 की जोड़ी 3 के साथ, फिर 1 की जोड़ी 4 के साथ, 1 की जोड़ी 5 के साथ, 1 की जोड़ी 6 के साथ। पहला टारगेट खत्म, यानी पहला फेरा खत्म। फिर उसी के साथ आगे बढ़ो और दूसरी जोड़ी बनाओ, यानी 2। और इसके साथ सबकी जोड़ी बनाओ। ठीक है, यानी कि 2 का 1, फिर 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6। क्लियर है इतना? फिर इसी के साथ एक बार और आगे बढ़ो, तीसरे की जोड़ी बनाओ। 3 के साथ 1 2 3 4 5 6, यानी 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6। क्लियर है इतना? फिर उसी के साथ आगे बढ़ो, अगली जोड़ी बनाओ। तो अगली जोड़ी बनाते हैं हम 4 के साथ, यानी 4 के साथ जोड़ी बनाओगे तो फिर से वही 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5 और 4 के साथ 6। फिर वही सेम अगला जोड़ी बनाओ। तो अगला जोड़ी बनाते हैं 5 के साथ 5 को लो और पूरे के साथ जोड़ी बनाओ। तो 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5 और 5 के साथ 6। क्लियर है? सेम इसी तरह से लास्ट हमारी जो संख्या बची है वो बची है 6। अब 6 के साथ भी पूरी संख्या की जोड़ी बनाओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6। राइट? बस काम करना है, सबके बीच में ऐसे कॉमा लगा देना। ठीक है, सबके बीच में ऐसे। तो ये तुम कर लेना, इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। इस तरह से सबका कॉमा लगा देना है और लास्ट में यहाँ पे मझला ब्रैकेट। तो ये हमारा हो गया परिणाम। टोटल कितना परिणाम बनेगा? तो ये बन गया हमारा u इज इक्वल टू ये पूरा रिजल्ट। और टोटल कितना परिणाम बना है कोई पूछेगा तो बताओगे, टोटल 36 परिणाम बने हैं। अब ये कैसे पता चला? तो ये हमने यहाँ पे किया था 6 स्क्वायर। क्लियर हुआ इतना? तो इस तरह से हमारा ये 2 क्वेश्चन जो है सिंपल निर्देशावकाश कैसे निकालते हैं ये मैंने बताया। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी है ना हम उम्मीद नहीं करते उतना आसान क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए दिमाग में टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। आगे है तो आगे एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 और 6 एग्जाम्पल नंबर 5 है। ये तीनों ही क्वेश्चन में आपको निर्देशावकाश ही बताना है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, देखो कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्या है। ठीक है, फिलहाल जो हमारा स्टेटिस्टिक्स पार्ट 1 है, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपको एकदम सिंपल से सिंपल वे में समझाओ। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम रहती है, कोई भी दिक्कत रहती है तो डेफिनेटली बता रहा कि सर इसमें प्रॉब्लम है, लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, क्या है कैसा है। क्योंकि स्टेटिस्टिक्स का जो हमारा ये सब्जेक्ट है, संभावना सॉरी टॉपिक है संभावना, इसमें जो शब्द है वो थोड़े से कहते हैं ना कि इस तरह के उपयोग किए गए हैं कि कई बार समझने में दिक्कत होती है। होते बहुत आसान है, बस समझने में दिक्कत होती है। जैसे यादृच्छिक प्रयोग हो गया, निर्देशावकाश हो गया, ये वर्ड्स
थोड़ी सी दिक्कत देते हैं कभी कभी, लेकिन तुम पूछोगे तो मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।